अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों अपन खाद्य रंग की ओर कि जो अपने भोज्य पदार्थ होते हैं उनको रंग कैसे प्रदान किया जाता है। रंग दोस्तों दो प्रकार से प्रदान किया जाता है, एक तो नेचुरल तरीके से होता है, एक आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके से दिया जाता है। दोस्तों एक तो प्राकृतिक तरीके से एक रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके अपन क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं, रंगीन बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, उनको कहा जाता है खाद्य रंग। उनको क्या कहा जाता है, खाद्य रंग कहा जाता है। दोस्तों अपन जो खाद्य रंग यूज में लेते हैं वो नुकसानदायक नहीं होना चाहिए, और खाद्य रंग है, जो उत्पाद है उसकी जो प्राकृतिक नेचुरलिटी है वो बनी रहनी चाहिए। जो डब्ल्यू एच ओ है, डब्ल्यू एच ओ ने क्या है, खाद्य रंग मुख्य रूप से कोलतार रंजक को प्रयुक्त किया है। किसको, कोलतार रंजक को डब्ल्यू एच ओ ने क्या किया है, मुख्य खाद्य रंग माना है। अब इसके बारे में चलते हैं दोस्तों, जो रंजक है मतलब मुख्य जो रंग है, लाल, हरा और जो नारंगी और नीला है, ये रंग ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। जो नारंगी रंग होता है वो मिठाइयों को ज़्यादा आकर्षित बनाने के लिए किया जाता है। इसके बारे में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर कि जो अपने जो खाद्य पदार्थों में जो मुख्यतः जो रंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं दोस्तों, एक तो टेट्राजीन होता है, एक इरिथ्रोसिन होता है, एक सनसेट येलो, और एक क्या होता है, इंडिगो कार्मिन। ये जो अपने यूज में लेते हैं ये क्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ये नहीं होनी चाहिए, नुकसानदायक नहीं होनी चाहिए, और कैसे भी हो सकते हैं। इसके बाद में है दोस्तों, अपन जब भी इनको जैसे फल सब्जियां लाएं उनको क्या होता है, रंगों से मतलब क्या रहता है, आकर्षित बनाने के लिए उनको, जैसे चुकंदर को लाल रंग से रंजित किया हुआ होता है। इससे अपने को क्या करना चाहिए, उन जो खाद्य पदार्थ हैं उनको अच्छी प्रकार से, जो धोने लायक है उनको अच्छी प्रकार से क्या कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, कलर का अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद में आएगा दोस्तों मिनरल्स। क्या आएगा दोस्तों, मिनरल्स। मिनरल्स दो प्रकार से होते हैं दोस्तों। मिनरल्स दो प्रकार से कैसे होंगे, जैसे एक तो हो जाएंगे ट्रेस, एक तो मेजर मिनरल्स हो गए, ये कौन से हो गए, ट्रेस मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ में मेजर में क्या आ जाएगा, मेजर में आ जाएगा कैल्शियम आ गया, फास्फोरस आ गया, सोडियम आ गया, ये सभी तो किस में आ जाएंगे, मेजर में आ जाएंगे। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो किस में आ जाएंगे दोस्तों, ट्रेस मिनरल्स में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, जैसे सल्फर वगैरह हो गया, ये किस में आ जाएंगे दोस्तों, ये भी मानव को क्या चाहिए, सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होते हैं उनकी वृद्धि और विकास के लिए। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों तीसरे टॉपिक की ओर। तीसरा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में है कि जो फूड माइक्रोबायोलॉजी है उसमें दोस्तों की कौन से सूक्ष्म जीव है जिनसे जो खाद्य पदार्थ है वो प्रभावित होते हैं, खाद्य पदार्थों को वो प्रभावित करते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे सूक्ष्म जीवों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या दी गई है जो आंखों से नहीं देखे जाते, और देखने के लिए उनको क्या यूज में लिया जाता है, सूक्ष्मदर्शी लिया जाता है। सूक्ष्मदर्शी जिन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए, जिन जीवों को देखने के लिए यूज में लिया जाता है उनको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और अपने को पढ़नी है माइक्रोबायोलॉजी, किसकी पढ़नी है, फूड की। मतलब जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं, कौन कौन से जीव है दोस्तों। मेनली देखते हैं दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं। एक तो आत्मपोषी होते हैं, एक परजीवी होते हैं, एक क्या होते हैं, मर्तोपजीवी होते हैं, एक क्या होते हैं, सजीवी होते हैं। ये भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं। परजीवी जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, और जो मर्तोपजीवी हैं ये भोजन के लिए किस पर निर्भर होते हैं, मर्त जीवों पर निर्भर होते हैं। किस पर निर्भर होते हैं दोस्तों, मर्त जीवों पर निर्भर होते हैं। इसके बाद में है सहजीवी अणुजीव, बिना हानि पहुंचाए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। क्या दोस्तों, अन्य जीवों पर निर्भर तो रहते हैं पर उनको हानि किसी प्रकार की नहीं होने देते। अब अपने जो माइक्रोबायोलॉजी है, फूड माइक्रोबायोलॉजी में, इसमें है दोस्तों बैक्टीरिया। क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का अपन मेनली फूड माइक्रोबायोलॉजी के आधार पर देखेंगे, ज्यादा डिटेल से अपन नहीं पढ़ेंगे। ये क्या है, एक कोष की जीवाणु है। इसका जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी क्या होती है, वृद्धि होती है। अब फूड माइक्रोबायोलॉजी का मेन पॉइंट क्या है कि 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर किसी भी उत्पाद को अपन गर्म कर लेते हैं 30 से 40 मिनट तक, तो वो किससे नष्ट हो जाते हैं, बैक्टीरिया उसके नष्ट हो जाते हैं। प्रकृति सर्वव्यापी होता है, ये सभी जगह पर पाया जाता है। अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्मी वाले जो एरिया होते हैं, आवास होते हैं, उनमें क्या होता है, ये कठिन मतलब ये जीवन यापन नहीं कर सकता। फल, सब्जियां, दूध,
दूध आदि में भी ये उपस्थित होता है। बैक्टीरिया, आपने सुना होगा कि दही जमाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु काम में आता है। तो ये फल सब्जियों और जीवाणुओं में भी फल सब्जियों और दूध में भी क्या आते हैं दोस्तों, उपस्थित होते हैं। इसकी खोज की थी ल्यूवेनॉक ने। किसने की थी दोस्तों? ल्यूवेनॉक ने। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे क्यों आगे है कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का है दोस्तों, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या होता है, कोशिकीय होता है। बैक्टीरिया क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। और ये क्या है, एक सरलतम प्राणी है। सॉरी, अपन संरचना पढ़ रहे हैं इसकी। ये अत्यधिक सूक्ष्म होता है, एक कोशिकीय होता है, और क्या होता है, सरलतम प्राणी होता है। और इसमें क्या होता है, इसकी लंबाई होती है 1 से 2 म्यू आकार की। किसकी होती है? 1 से 2 म्यू आकार की। ये आकार वगैरह अपने को कोई पूछेगा भी नहीं, बस एक आपकी जानकारी के लिए है। ये गोलाकार, छेदाकार और सर्पिलाकार, कोमाकार जीवाणु होते हैं। इसके बाद में जीवाणु में कौन कौन सी संरचना पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और पक्षमाभिकाएं पाई जाती है, और केंद्रक उपस्थित होता है। इसके बाद में है दोस्तों, जो जीवाणु होता है, जीव जनन कितने प्रकार का होता है? जो जीवाणु होता है उसमें जनन कितने प्रकार का होता है? तो मेनली जीवाणु का जनन उपस्थित होता है। कितने प्रकार का जनन उपस्थित होता है? 3 प्रकार का जनन उपस्थित है। पहला दोस्तों कायिक या वर्दी प्रजनन। क्या है? वर्दी प्रजनन। इसमें किसके द्वारा होता है? इसमें होता है द्विविभाजन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा होता है दोस्तों? एक तो द्विविभाजन के द्वारा, और एक किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है दोस्तों। जनन होता है, एक होता है जनन, लैंगिक जनन के द्वारा, बीजाणु द्वारा। इसके द्वारा होता है दोस्तों, बीजाणुओं के द्वारा होता है। इसके बाद में है दोस्तों लैंगिक जनन। लैंगिक जनन संयुग्मन, रूपांतरण और जीव किसके द्वारा होता है? संयुग्मन और रूपांतरण के द्वारा क्या होता है? जीवाणु में लैंगिक जनन होता है। इसके बाद में है कि जो बैक्टीरिया किसकी लाभदायक हो जाते हैं, मतलब किसमें ये महत्व है, क्या महत्व है इनका? भूमि की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होते हैं, मर्द पेड़ पौधों एवं जंतुओं को सड़ाने में सहायक होते हैं, उद्योगों में इनको यूज में लिया जाता है, जैसे दही बनाने वगैरह में। और इसके बाद में सिरका के निर्माण में जीवाणुओं का यूज होता है, एल्कोहल के निर्माण में जीवाणुओं का यूज होता है। इसके बाद में है दोस्तों कि ये खाद्य पदार्थों को क्या हानियां पहुंचाता है? एक तो रोग उत्पन्न करता है। खाद्य पदार्थों में मतलब क्या होता है, ये किसी प्रकार का भोज्य पदार्थ होते हैं, उनको क्या करता है? सड़ाता वगैरह है। और उसके बाद में जब उनको मनुष्य सेवन करेगा तो क्या करेगा? ये मनुष्य शरीर में रोग वगैरह फैलाने के काम करता है। आई होप आपको अपने को पढ़ना है कि यहाँ पर जीवाणुओं को नष्ट कैसे किया जाए, मतलब मेनली किस पर ध्यान देना है। फूड माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन से सूक्ष्म जीव है जो भोज्य पदार्थों को क्या पहुंचाते हैं? हानि पहुंचाते हैं, और किस प्रकार से पहुंचाते हैं, किस प्रकार से रोक सकते हैं। अपने माइक्रोबायोलॉजी में इतना ही ध्यान देना है। ये अपने को संरचना वगैरह, कोई बायोलॉजी की एग्जाम नहीं हो रही अपनी, ये वगैरह नहीं पूछेंगे। अपने को कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं, अपने जो फूड इंडस्ट्री है उसमें किस प्रकार से तो नुकसान पहुंचाते हैं, किस प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यीस्ट है। यीस्ट क्या है? एक परपोषी फंजाइया क्या है? मर्तोपजीवी है। आकार 10 म्यू आकार का होता है, एक कोशिकीय होता है। बैक्टीरिया से क्या होता है? बड़ा होता है। अब इसका मेन कार्य देखो दोस्तों, इस पर ज्यादा ध्यान देना है। शर्करा के साथ क्रिया करके क्या करता है? एल्कोहल का निर्माण करता है। शर्करा के साथ क्रिया करके क्या करेगा? एल्कोहल का निर्माण करेगा। ये एल्कोहलिक किण्वन में भी क्या होता है? सहायक होता है। मेन कार्य इसका ये है। इसके बाद में है आवासीय एवं प्रकृति। ये क्या है? सेकेरोमाइसीज, और क्या है? मर्तोपजीवी का वर्ग है। अधिक शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थों जैसे अंगूर, गन्ना, इनके गोल में ये उपस्थित होता है, जिनमें क्या पाई जाए? अधिक शर्करा पाई जाए। इसके बाद में है इसकी संरचना होती है, वो क्या होती है? बहुत ही साधारण होती है। और इसके बारे में आप पढ़ लेना पीडीएफ मंगवा के। मैं मेनली टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। इसकी हानियां क्या होती है? ये जिस भी खाद्य पदार्थ में क्या करेगा, जिस भी खाद्य पदार्थ पर आक्रमण करेगा उसमें क्या कर देगा? स्वाद में परिवर्तन कर देगा। और दूध में एल्कोहल उत्पन्न कर क्या कर देगा? उसका स्वाद क्या कर देगा? बदल देगा, रोग उत्पन्न कर देगा। इसके बाद में है पौधों में भी ये यीस्ट क्या करता है? रोग फैलाता है। अपन को तो किसका ध्यान रखना है? फूड का ध्यान रखना है। तो स्वाद में परिवर्तन कर देगा, एल्कोहल उत्पन्न करके उसका स्वाद परिवर्तन कर देगा, और क्या कर देगा? रोग उत्पन्न कर देगा। इसके बाद में है दोस्तों आगे की ओर, आगे है इसमें जनन अलैंगिक और लैंगिक के द्वारा होता है। महत्व क्या है? महत्व देखिए दोस्तों, एक तो केक बनाने में, जो केक का निर्माण करते हैं उसमें यीस्ट का महत्व होता है। इसके बाद में है किण्वी
किण्वीकरण में ब्रेड और बिस्किट बनाने में। इसके बाद में भोज्य पदार्थों में तीव्र वृद्धि, जो शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें क्या होती है, तीव्र वृद्धि होती है इनकी। फिर इसके बाद में है दोस्तों मोल्ड्स। मोल्ड्स क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ये किसके, ये कवक की तरह होते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों, जेम जेली अचार होता है, जेम जेली जो अचार होता है उसको क्या करता है, शीघ्र खराब करता है। अब इसके बाद में है, इनका आवास क्या होता है, ये मर्तोपजीवी कवक होते हैं और बोलचाल में इसको किस नाम से भी जाना जाता है, फफूंद के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में संरचना अनेक पतले लंबे धागों का क्या होता है, ये बना हुआ होता है। कोशिका विभाजन इसमें नहीं पाया जाता है। इसकी जो बाहर की जो कवक तंतु है वो सेल्यूलोज और किसके द्वारा बनी होती है, काइटिन के द्वारा बनी होती है। वो लैंगिक और लैंगिक जनन में पाया जाता है, लैंगिक संयुग्मन के द्वारा, और किसके द्वारा, जो अलैंगिक है बीजाणु और क्लेमाइडो बीजाणु के द्वारा बनता है। इसका महत्व क्या है और हानि, महत्व और हानि पर ही अपने को ज्यादा फोकस देना है और ये किस प्रकार सहायक होता है। देखिए दोस्तों, कुछ मनुष्यों एवं जंतुओं द्वारा ये खाए जाते हैं। ये पोषण का भी प्रदान करता है, जो ये मोल्ड्स हैं ये खाए जाते हैं। जैसे मशरूम कवक हो गया, सही, इनसे क्या की जाती है, औषधियां भी तैयार की जाती है, भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाते हैं। ये तो हो गया इसका महत्व है। मनुष्य में दांत और एथलीट बीमारी उत्पन्न करता है। इसके बाद में है फल सब्जियों व रोटियों को खराब करने में भी सहायक होता है, ये खराब भी करता है। इसके बाद में है दोस्तों, कुछ परजीवी कवक कैंसर के भी जनक होते हैं, मतलब उनमें जो कैंसर के जो सब्सटेंस होते हैं वो भी स्रावित होते हैं, तो ये मनुष्य के लिए क्या होता है, हानिकारक भी होता है। इसके बाद में है दोस्तों फूड स्पॉइलेज, मतलब फूड को स्पॉइल करना, खराब करना। एस्परजिलस नाइगर एवं उसकी अन्य प्रजातियां जो खुले पदार्थों एवं सब्जियों को क्या कर देती है, सड़ा देती है। एस्परजिलस ग्लाइक्स जो होती है वो रोटी को सड़ा देती है। क्या होती है दोस्तों, एस्परजिलस की जो प्रजातियां होती है और एस्परजिलस जो नाइजर होती है वो क्या होती है दोस्तों, ये खुले पदार्थों और जो सब्जियां होती हैं इनको सड़ा कर क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। और ये जो एस्परजिलस ग्लाइक्स जो होता है ये किसको सड़ा कर नष्ट कर देता है, रोटी को नष्ट कर देता है। अब इसके बाद में है दोस्तों प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड मतलब किण्वीकरण, मतलब जिनमें क्या करे, किण्वीकृत करे। ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो किण्वीकरण के द्वारा मतलब क्या होते हैं, उनमें किण्वीकरण किया जाता है और उन पदार्थों को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे डबल रोटी है, डबल रोटी में गूंथते वक्त अपन क्या डालते हैं, यीस्ट घोलकर गूथा जाता है उनको। सेकेरेमाइसिस किसका यूज किया जाता है, यीस्ट का उपयोग किया जाता है। गुणन इसका क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। मतलब क्या हो गया, फर्मेंटेड फूड एक तो क्या हो गया, डबल रोटी हो गया। इसके बाद में है इडली भी क्या होता है, फर्मेंटेड फूड होता है। डोसा, ढोकला, और इसके बाद में है खमीकृत सोयाबीन पदार्थ। और इसके बाद में है, इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे अपना टॉपिक नंबर 4 है। क्या है दोस्तों, टॉपिक नंबर 4 की अपन चर्चा पहले भी कर चुके हैं। टॉपिक नंबर 4 की अपन ने बात की थी पहले, जो हॉर्टिकल्चर की एग्जाम लगी थी पीएचडी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, उसमें अपन ने बात की थी कि जो खाद्य फल परिरक्षण या जो भी अपने खाद्य पदार्थ होते हैं उनके परिरक्षण की सिद्धांत और विधियां, जो अपने जो फूड है उसके परिरक्षण की सिद्धांत और विधियां पढ़ने थे अपने को। क्या पढ़ने थे, सिद्धांत और विधियां पढ़ने थे। विधियां वगैरह वही रहेगी। यहाँ पर फूड से रिलेटेड, फूड में बात कर रहे हो तो फूड से रिलेटेड आ जाएगा, फूड के रिलेटेड लिखना है। और अगर फल सब्जियों में आ जाए तो फल सब्जियां आ जाएगी, और मेथड वही रहेगा, सीधा सा है। अब इनके जो सिद्धांत और विधियां हैं दोस्तों ये अलग अलग नहीं है। पहले भी मैंने कहा था कि कई किताबों में अलग अलग भी दे रखा है, पर ये अलग अलग नहीं है। अपने जो 12th की एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक जगह ही दे रखा है। सिद्धांत और विधियों को एक प्रकार से ही क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अलग अलग जगह भी लिख सकते हो, पर ये बेटर रहेगा। अब इसके बाद में है दोस्तों जो फल परिरक्षण के सिद्धांत और विधियां हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है टेम्परेरी प्रिजर्वेशन, मतलब अस्थायी परिरक्षण। एक क्या है, स्थायी परिरक्षण। जो अस्थायी परिरक्षण होता है दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, परिरक्षण की ऐसी विधियां जो क्या करती है, फल सब्जियों को कुछ दिनों या कुछ महीनों तक क्या कर सकते हैं, परिरक्षित कर सकते हैं, मतलब उनको खराब होने से बचा सकते हैं। इनमें क्या करते हैं, मतलब जो अस्थायी परिरक्षण की जो विधियां और सिद्धांत है वो निम्नलिखित है। अब इसमें अपन क्या क्या यूज में लेते हैं,
इसमें एक तो स्वच्छता, स्वच्छता में क्या करेंगे अपन, जो भी अपना भोज्य पदार्थ है उसको क्या रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, ढक कर रखेंगे। और जो भी मतलब फल सब्जियां वगैरह या कुछ भी है उनको क्या कर रखेंगे, धोकर रखेंगे, अच्छी साफ सफाई वाली जगह पर उनको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। ये तो हो गई स्वच्छता हो गई। निम्न तापक्रम द्वारा, मतलब अपन उनको क्या करेंगे, ठंड पर रखकर, मतलब ठंडे तापक्रम कर या निम्न तापक्रम पर रखकर उसको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई भी सब्जियां होती है, सब्जियां हो गई या कुछ भी मान लो, कोई भी खाद्य पदार्थ हो गया, कोई भी सब्जी हो गई, बनाई हुई सब्जी होगी, उसको अपन क्या कर देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, निम्न तापक्रम पर रख देते हैं। तो वो 2-3 दिन तक क्या हो जाते हैं, चल सकते हैं। जैसे दूध हो गया, दही हो गया, इनको अपन निम्न तापक्रम पर रखकर क्या कर सकते हैं, कुछ दिनों के लिए क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, फ्रीजर में कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। उच्च तापक्रम, उस तापक्रम पर क्या होता है, जो भी इन खाद्य पदार्थों में जो भी क्या होते हैं, जो भी जीवाणु वगैरह, सूक्ष्म जीव वगैरह उपस्थित होते हैं, उनको क्या कर देते हैं, 160 से 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जिससे क्या होता है, ये खाद्य पदार्थ लॉन्ग टाइम तक क्या रहते हैं, बने रहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे पास्तुरीकरण कर देते हैं अपन, सब्जियों में क्या कर देते हैं, ब्लोंचिंग कर देते हैं। इसके बाद में है दोस्तों वायु निष्कासन। वायु निष्कासन क्या होते हैं, जैसे कोई भी खाद्य पदार्थ है उसको अपन कोई पैक कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं तो उसमें से वायु होती है, वायु को क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं। वायु का निष्कासन क्यों करते हैं, समझिए दोस्तों। जैसे मान लो कोई भी फूड है, उसमें सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव को जब वायु ही नहीं मिलेगी श्वसन के लिए, तो वो अपनी वृद्धि नहीं कर पाएगा, वृद्धि नहीं कर पाएगा तो क्या नहीं कर पाएगा, वो अपने जो खाद्य पदार्थ है उनको स्पॉइल नहीं कर पाएगा, उनको नष्ट नहीं कर पाएगा। इसके बाद में है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। आगे है नमी निष्कासन। नमी निष्कासन से जो नमी उपस्थित होती है जिन पदार्थों में, उनमें क्या होती है, नमी उपस्थित होती है, तो वो नमी से क्या हो जाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं। तो अपन उनकी क्या करते हैं, नमी निष्कासित करते हैं, मतलब नमी को पूर्णतः निकाल कर उनको क्या करते हैं, तो कुछ समय के लिए क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। इस पहले अपन ने क्या पढ़ा, पहले अपन ने पढ़ा स्वच्छता, स्वच्छता के बाद में निम्न तापक्रम, निम्न तापक्रम के बाद में अपन ने पढ़ा उच्च तापक्रम, उच्च तापक्रम के बाद में है नमी निष्कासन। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों, मृदु प्रतिरोधी पदार्थों का प्रयोग करके, मतलब परिरक्षण के लिए कुछ पदार्थों का यूज करके। जैसे नमक है, नमक को 6 से 8% किसी पदार्थ में अपन डालकर अगर रखें, जिनको नमक से परिरक्षित किया जा सकता है, 6 से 8% मात्रा उसमें क्या कर सकती है, प्रिजर्व कर सकती है उनको। चीनी की मात्रा 42% हो जाए, 50% हो जाएगी, सिरका की 0.5 से 1.5% हो जाएगी, मसाले की थोड़ी मात्रा। इसके बाद में है अस्थायी परीक्षण किया जा सकता है। जो फल एवं सब्जियां हैं इनका क्या किया जा सकता है, इन पदार्थों के द्वारा क्या किया जा सकता है, अस्थायी परीक्षण किया जा सकता है। जैसे टमाटर के सॉस का किसके द्वारा करते हैं, सिरका के द्वारा करते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों स्थायी परिरक्षण। स्थायी परिरक्षण में कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्षों तक क्या किया जाता है, उसमें उनको क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। जैसे जीवाणु विहीनीकरण क्रिया हो गई, जीवाणु विहीनीकरण में क्या कर देते हैं, जो जीवाणु वगैरह होते हैं उनको क्या कर देते हैं, उनसे रहित कर देते हैं। जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको जीवाणु से रहित कर देते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कितने मिनट तक रखते हैं, 30 से 60 मिनट तक रखते हैं, जिससे जीवाणु रहित हो जाते हैं और वो खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, लंबे समय तक क्या रहते हैं, फ्रीजर में रखते हैं। इसके बाद में हो जाएगा सुखाना या निर्जलीकरण करना। जो भी फल सब्जियां हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई प्रचलित क्रिया है परिरक्षण की, तो उसमें होता है सुखाना या निर्जलीकरण करना। आपने देखा होगा जैसे खेजड़ी होती है, खेजड़ी का वृक्ष होता है, उस पर सांगरी लगती है। सांगरी को क्या करते हैं, जैसे तोड़ लिया, उनको तोड़कर क्या करते हैं, उनको उबाल कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर क्या करते हैं, उबालते हैं। उबालने के बाद में उनको सुखा लेते हैं। अब उनको कुछ महीनों तक आप क्या कर सकते हो, यूज में ले सकते हो, वो खराब नहीं होंगे, ऐसे वो सूख कर खराब हो जाएंगे। अब ऐसे ही बहुत सारी होती है, मतलब बहुत सारे जो क्या होती है सब्जियां होती है, उनको क्या कर सकते हैं, सुखाकर या क्या कर सकते हैं, निर्जलीकरण करके, उनका निर्जलीकरण करके क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, किण्वीकरण। किण्वीकरण फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन की क्रिया पूछते हैं दोस्तों, आपको क्या पूछते हैं, फर्मेंटेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। इसको आप इसी टॉपिक से क्लियर कर लेना, क्वेश्चन भी आया हुआ है, आगे मैं ओल्ड पेपर करवाऊंगा तब बताऊंगा कि किण्वीकरण क्या है, इनकी डेफिनेशन वगैरह, यहीं से टाइप्स भी देख लेना। देखिए दोस्तों, किण्वीकरण एक क्या है, रासायनिक क्रिया है जिसमें शर्करा युक्त पदार्थ होते हैं।
ये टॉपिक मैंने पहले भी करवा दिया था। शर्करा युक्त पदार्थ होते हैं, उनका क्या होता है, एंजाइम युक्त सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या होता है, अपघटन होता है। शर्करा युक्त पदार्थ होते हैं, उनका एंजाइमों से क्या होते हैं, एंजाइम युक्त जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे क्या होता है, अपघटन होता है। फिर क्या होता है, ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जो अवांछनीय जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी जो अवांछनीय सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी क्या रोक देते हैं, गतिविधियां रोक देते हैं। मतलब किण्विकरण क्या है, शर्करा युक्त पदार्थ है, इनका क्या करते हैं, एंजाइम युक्त सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या करवाते हैं, अपघटन करवाते हैं। अपघटन के बाद में एक ऐसा पदार्थ बनेगा जो उसमें उपस्थित जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी वृद्धि को क्या कर देगा, रोक देगा। आई होप आपको किण्विकरण समझ में आएगा। इसके बाद में है अल्कोहलिक किण्वन। जो किण्विकरण की डेफिनेशन थी उसी से सभी किण्विकरण जो किण्वन है उनकी डेफिनेशन बनेगी। देखिए दोस्तों, इस किण्वन में हेक्सोस शर्करा का अपघटन किसके द्वारा होता है, खमीर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, खमीर या यीस्ट के द्वारा होता है। इसके बाद में है, मैंने कहा था कि बी की जो यीस्ट होता है वो किस में सहायक होता है, एल्कोहलिक किण्वन में। अब हेक्सोस शर्करा का अपघटन तो किसके द्वारा हो गया, खमीर के द्वारा हो गया। अब इसके बाद में कौन से पदार्थ बनेंगे, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बने। अब एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बने, ये क्या करेंगे, ये एल्कोहल जो है, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बने, तो इसमें जो एल्कोहल है ये परिरक्षक तत्व का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, परिरक्षक तत्व का कार्य कर सकता है, जैसे विभिन्न प्रकार की क्या होगी, मदिरा वगैरह होगी। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है एसिटिक अम्ल किण्वन। अपन ने एल्कोहलिक किण्वन पढ़ लिया, इसके बाद में है एसिटिक अम्ल किण्वन। किण्वन के टाइप्स पूछेगा, 3 प्रकार के आप किण्वन के टाइप्स बता सकते हो, किण्वन की डेफिनेशन बता सकते हो। इसके बाद में है, इस किण्वन में एल्कोहल का विघटन किसके द्वारा होता है, एसिटिक अम्ल जीवाणु द्वारा होता है। एसिटिक अम्ल जीवाणु होता है, उसमें किसका वो होता है, अपघटन होता है, एल्कोहल का अपघटन होगा एसिटिक अम्ल जीवाणु द्वारा, जिससे किसका निर्माण होगा, एसिटिक अम्ल का निर्माण होगा। और ये किसका परिरक्षक का कार्य करेगा, ये एसिटिक अम्ल किसका कार्य करेगा, परिरक्षक तत्व का कार्य करेगा। ये किसमें करता है, सिरका में करता है। इसके बाद में है लैक्टिक अम्ल किण्वन। लैक्टिक अम्ल किण्वन में क्या होती है, डेक्सट्रोज शर्करा होती है। डेक्सट्रोज शर्करा का अपघटन किसके द्वारा होगा, जीवाणुओं के द्वारा होगा दोस्तों, जीवाणुओं के द्वारा होगा। इससे क्या होगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा, जो किसका कार्य करेगा दोस्तों, जो परिरक्षण का कार्य करेगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है परिरक्षक पदार्थों का यूज करो। किसका यूज करो, परिरक्षक पदार्थों का, जैसे उचित मात्रा में नमक, शक्कर, जो सिरका वगैरह है, मसाला में तेल वगैरह है, ये यूज करके या रासायनिक परिरक्षक यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं पदार्थों को कुछ सालों या कुछ महीनों तक। नमक का यूज करके नमक का यूज कितना करते हैं, 15 से 20% करते हैं। अचार और चटनी में ये नमक का यूज सफिशिएंट सही रहता है। और इसके बाद में शर्करा द्वारा 65 से 70% लेते हैं, और मुरब्बा और जेली और जेम मार्मलेड में हो जाएगा। इसके बाद में है सिरका द्वारा। सिरका द्वारा 2% सिरका की मात्रा लेके किसमें कर सकते हैं, अचार का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। इसके बाद में है तेल द्वारा। तेल द्वारा किसको कर सकते हैं, अचार को तेल में अगर डुबोए रखे तो वो खराब नहीं होता है। इसके बाद में है रासायनिक परिरक्षक। रासायनिक परिरक्षक में क्या आ जाएंगे, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। ये किसको, स्क्वेस, कोर्डियल, सॉस वगैरह को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके बाद में है कार्बन डाइऑक्साइड। जो आपने देखी होगी कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, पेय पदार्थ होते हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, सुरक्षित रखती है। इसके बाद में है विकर्ण रेडिएशन। विकर्ण रेडिएशन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, जो गामा रेडिएशन वगैरह होती है, इनके द्वारा जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और जो भी सूक्ष्म जीव वगैरह है उनकी वृद्धि को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक है दोस्तों अपना फूड एंड न्यूट्रिशन। क्या है दोस्तों, फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड क्या होता है, फूड की डेफिनेशन अपन ने पहले भी देख ली थी, दोबारा से देख लीजिए। वे पदार्थ जो शरीर के द्वारा क्या किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, और उसके पश्चात किसका उत्पन्न करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, नए तंतुओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और ऊतकों की मरम्मत करते हैं। शरीर के लिए आवश्यक यौगिकों का निर्माण भी करते हैं। ये क्या कहलाते हैं, फूड कहलाते हैं। पहले भी मैंने डेफिनेशन करवा दी थी। अब क्या है दोस्तों, फूड का क्लासिफिकेशन। क्या है दोस्तों, फूड का क्लासिफिकेशन है। फूड का क्लासिफिकेशन देखिए दोस्तों, पोषक तत्वों के आधार पर। किसके आधार पर है,
पोषक तत्वों के आधार पर। पहला है कार्बोहाइड्रेट युक्त। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे अनाज वगैरह आ गया, आलू आ गया, गुड़ आ गया। इसके बाद में आ गया दोस्तों वसा युक्त। वसा में क्या आ जाएंगे, जैसे घी, तेल, मक्खन, मांस वगैरह आ गया। इसके बाद में प्रोटीन युक्त भोजन आ जाएंगे। ये कौन कौन से, दूध आ गया, अंडा आ गया, गाजर आ गया। इसके बाद में है खनिज युक्त। खनिज में क्या क्या आ जाएंगे, दूध आ गया, मिनरल्स जो प्रोवाइड करवाते हैं, दूध आ गया, अनाज आ गया, पत्तेदार सब्जियां आ गया। इसके बाद में है विटामिन युक्त। विटामिन में क्या क्या आ जाएंगे दोस्तों, दूध, मछली, मांस क्या प्रोवाइड करते हैं, ये विटामिन प्रोवाइड करते हैं, तो ये विटामिन युक्त हो जाएंगे। इसके बाद में है कार्य अनुसार। कार्य के अनुसार भोजन का क्या वर्गीकरण, इसमें है दोस्तों ऊर्जा प्रदान करने वाले। कौन से आ जाएंगे, ऊर्जा प्रदान करने वाले, जैसे शर्करा हो गया, स्टार्च हो गया, वसा हो गया। शर्करा में क्या आ जाएंगे, गुड़, चीनी वगैरह आ जाते हैं। और स्टार्च में क्या आ जाते हैं, अनाज, आलू आ जाते हैं। वसा में क्या आ जाते हैं, मक्खन, तेल वगैरह आ जाते हैं। इसके बाद में है दोस्तों दूसरा, ऊर्जा प्रदान करने वाले हो गए ये तो। इसके बाद में है शरीर का निर्माण करने वाले, क्या आ जाएंगे, शरीर का निर्माण करने वाले, अंडा आ गया, मांस आ गया, दही आ गया और दूध आ गया। ये क्या करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। फिर सुरक्षा, शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले भोजन, रोगों से लड़ने की क्या करता है, जो रोगों से लड़ने की क्या करता है, क्षमता प्रोवाइड करता है या रोगों से रक्षा करता है। जैसे फल आ गया, अंडा आ गया, दूध आ गया। इसके बाद में है उद्गम के आधार पर कि अपने को कहां से वो प्राप्त होते हैं या स्रोत के आधार पर। देखिए दोस्तों, जंतुओं से प्राप्त, जंतुओं से कौन कौन से प्राप्त होते हैं, मांस आ जाएगा, मछली आ जाएगा, अंडा, ये किससे प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूध वगैरह भी आ जाएगा। इसके बाद में वनस्पतियों से अनाज आ जाएगा, दाल आ जाएगा, फल आ जाएगा। इसके बाद में है रासायनिक प्रकृति के आधार पर, एक तो कार्बनिक, एक अकार्बनिक। कार्बनिक तो क्या क्या आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट आ गया, वसा आ गया, प्रोटीन और विटामिन। इसके बाद में क्या आ जाएंगे, अकार्बनिक। अकार्बनिक में क्या आ जाते हैं, खनिज लवण। क्या आ जाते हैं दोस्तों, खनिज लवण। नश्वरता मतलब नष्ट होने के आधार पर, नष्ट नहीं होने वाले, नष्ट नहीं होने वाले, वर्ष भर संग्रह करने वाले पर भी क्या नहीं होते, खराब नहीं होते। जैसे तेल और चीनी को आप 1 साल तक भी रख सकते हो, वो खराब नहीं होते। ये तो नष्ट नहीं होने वाले हैं। अर्ध नश्वर जो क्या हो जाते हैं, कुछ महीनों तक संग्रहित कर सकते हैं, जैसे नींबू हो गया, आटा हो गया, बेसन हो गया, प्याज हो गया। इसके बाद में है दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। आगे है नश्वर मतलब नष्ट होने वाले, कुछ घंटों में ही नष्ट हो जाते हैं। दही हो गया, छाछ हो गया, मावा हो गया, दूध हो गया, ये क्या हो जाते हैं, कुछ दिनों या कुछ घंटे तक ही क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फिर है डाइट। डाइट का मतलब क्या है, आहार। आहार वह ठोस या तरल पदार्थ है जो जीवित रहने या स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डाइट बोलते हैं। अब दोस्तों अपन देखते हैं फंक्शन ऑफ फूड। ये अपने क्वेश्चन आया हुआ है, ये कि शारीरिक कार्य क्या होते हैं, जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका कार्य क्या होता है, शारीरिक कार्य क्या होता है। देखिए दोस्तों, ऊर्जा प्रदान करता है, वृद्धि एवं विकास करता है शरीर का, रोगों से रक्षा करता है। इसके बाद में है शरीर शारीरिक क्रियाओं का क्या करता है, संचालन करता है, नियंत्रण करता है। इसके बाद में सामाजिक कार्य हो जाएंगे। सामाजिक कार्य में आर्थिक स्तर का क्या होता है, प्रतीक होता है। इसके बाद में क्या है, भोजन दोस्ती व अतिथ्य का क्या है, प्रतीक है, कि कोई भी अपने अतिथि आते हैं तो उनका क्या करते हैं, उनको भोजन करवाते हैं, तो ये क्या है, प्रतीक है उसका। आर्थिक स्तर की कैसा इसका आर्थिक स्तर है वो भी बताता है ये। इसके बाद में है मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक कार्य मन को संतुष्टि प्रदान करता है, खाने पर संतुष्टि प्राप्त होती है। इसके बारे में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है न्यूट्रिशन। फूड के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया, पर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब सीधा सा मतलब समझो दोस्तों कि कोई भी मानव शरीर है उसको न्यूट्रिएंट्स देना, पोषक तत्व देना, यही क्या कहलाता है दोस्तों, न्यूट्रिशन कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। देखिए दोस्तों, पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का क्या है, संगठन है, जिसके द्वारा जो प्राणी होता है विभिन्न कार्यों को क्या करता है, संपन्न करता है। शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक फूड का क्या करता है, पुनर्निर्माण करता है। यही क्या कहलाता है दोस्तों, न्यूट्रिशन कहलाता है, या न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है और उनका यूज करना ही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की पहले भी बात कर ली थी, वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर में होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए क्या करते हैं, उचित मात्रा में आवश्यक होते हैं, स्वास्थ्य को बनाए रखने में उचित होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। पहले भी इनका वर्गीकरण बताया था, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, वसा हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, खनिज लवण हो जाएंगे, विटामिन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा।
इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है दोस्तों? माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। कुपोषण में क्या हो सकता है? एक तो ओवर न्यूट्रिशन भी हो सकता है, एक अंडर न्यूट्रिशन भी हो सकता है। इनको समझेंगे अभी अपन। अब दोस्तों न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है, प्रत्येक जीवधारी क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है तथा पोषण पोषण तत्व का उसका क्या करता है? उपयोग करता है। मतलब भोजन ग्रहण करेगा कोई भी जीवधारी हो, और जो पोषण है वो क्या, पोषक तत्व है क्या करेगा? शरीर के लिए उपयोग करेगा। और इन पोषण स्थितियों को निम्न भागों में, मतलब ये निम्न स्थितियां पोषण की दिखाई देती है। कौन कौन सी है? एक तो होता है गुड न्यूट्रिशन, मतलब सुपोषण। एक होता है माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। एक ओवर न्यूट्रिशन, एक अंडर न्यूट्रिशन। इन सभी के बारे में पढ़ना है। इनमें सबसे मेन आपने माल न्यूट्रिशन। देखिए दोस्तों, गुड न्यूट्रिशन क्या होता है? गुड न्यूट्रिशन होता है कि सुपोषण अथवा उत्तम पोषण से तात्पर्य है कि उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति की जो शारीरिक और मानसिक रूप से क्या रहे? संतुलन रहे। मतलब गुड न्यूट्रिशन, जब किसी भी व्यक्ति को क्या मिलता है? पोषण मिलता है, तो वो शारीरिक और मानसिक तरीके से क्या रहता है? संतुलित रहता है। एक सुपोषित व्यक्ति कौन सा होता है? उसकी क्या क्या विशेषताएं रहती है कि उसने कौन सा पोषण लिया है? सुपोषण या गुड पोषण, गुड न्यूट्रिशन लिया है। शरीर सुखंडित तो क्या होगा? सुसंगठित, और क्या होगा? सुविभक्त होगा। और इसके बाद में है त्वचा का क्रांतिमान, और क्या होगा? स्वस्थ होगा। और इसके बाद में चमकीले और एक रंग के क्या होंगे? बाल होंगे। और इसके बाद में रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें पर्याप्त होगी। इसके बाद में है माल न्यूट्रिशन, मतलब कुपोषण। क्या है? कुपोषण। कुपोषण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कुपोषण का अर्थ होता है अव्यवस्थित भोजन से, मतलब उसको व्यवस्थित तरीके से भोजन नहीं मिल रहा, जो आवश्यकता से अधिक या कम पोषक तत्व के कारण से हुआ है। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, एक तो ज्यादा वो लेने से भी हो सकता है, ज्यादा पोषण लेने से भी हो सकता है, कम पोषण लेने से भी हो सकता है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है आहार में पोषक तत्वों की कमी दो प्रकार से हो सकती है। एक तो गुणों के रूप में, एक पोषक तत्व के रूप में। किस किस रूप में हो सकती है? एक तो गुणों के रूप में हो सकती है, एक इसके रूप में हो सकती है पोषक तत्व के रूप में हो सकती है। देखिए दोस्तों, जो कुपोषण है इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? मतलब जो माल न्यूट्रिशन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, कुपोषण क्या है और कुपोषण मतलब किस किस कारण से होता है। एक तो अपर्याप्त भोजन देंगे उससे होगा। अपर्याप्त भोजन में आप लिख सकते हो कि सभी प्रकार के पोषण नहीं, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? अपर्याप्त भोजन बोलते हैं। अनुचित भोजन, मतलब उसको क्या हो? अनुचित प्रकार का भोजन हो, उसमें सभी पोषक तत्व नहीं हो। अनुपयोगी भोजन, जो उसके लिए उपयोग का नहीं हो, जैसे छोटे बच्चों का उपयोग का नहीं हो, बड़े बूढ़े का उपयोग का नहीं हो, इस प्रकार से क्या हो सकता है? कुपोषण हो सकता है। सामाजिक आर्थिक कारण, मतलब क्या हो सकता है? किसी के पास वो भोजन प्राप्त करने के लिए आर्थिक स्थिति नहीं हो, तो इस कारण से भी कुपोषण हो सकता है। अज्ञानता, उसको पता ही नहीं है कि कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स अपने जो शरीर है उसको चाहिए, उसका पता नहीं होता है, तो अज्ञानता से भी कुपोषण हो सकता है। इसके बाद में इनहेल्थी कंडीशन, मतलब कोई बीमारी वगैरह हो गई, उस टाइम भी क्या हो सकता है? उस टाइम भी कुपोषण हो सकता है। अनिद्रा या नींद की कमी, जब नींद की कमी हो सकती है या निद्रा होती है, तो उस टाइम भी क्या होता है दोस्तों? उस टाइम भी कुपोषण हो सकता है। इसके बाद में है पाचन या अवशोषण का नहीं होना, जो मतलब कोई शरीर में कोई भी भोज्य पदार्थ लेता है, उसका पाचन सही प्रकार से नहीं हो रहा, अवशोषण पूर्ण प्रकार से नहीं हो रहा, उसको भी क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको भी बोलते हैं कुपोषण। इसके बाद में है ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन का मतलब होता है अत्यधिक पोषण ले लेना। कोई भी अत्यधिक पोषण ले लेता है तो उसको क्या होता है? मोटापा का शिकार हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? मोटापा का शिकार हो जाता है। इसके बाद में है अंडर न्यूट्रिशन, मतलब अपर्याप्त का अर्थ है कि जो शरीर की आवश्यकता या शरीर की आयु के अनुसार जो उसको पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिलता, तो वो क्या होते हैं? अंडर न्यूट्रिशन। अपोषण की स्थिति दो प्रकार से हो सकती है। एक तो अपर्याप्त पोषण की दो प्रकार से हो सकती है। एक तो आहार की न्यूनतम मात्रा हो, एक पौष्टिक गुणयुक्त आहार की कमी हो। मतलब एक तो उसमें गुणवत्ता ही नहीं पाई जाए, एक आहार की मात्रा क्या हो? कम हो। इसके बाद में गुड न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन में क्या दे रखा है? अंतर दे रखा है। गुड न्यूट्रिशन की तो क्या करनी है? बढ़ाई करनी है, इसकी क्या करनी है? बुराई करनी है। देखिए दोस्तों, शरीर का गठन सही अनुपात में होता है और इसमें क्या होती है? सही प्रकार से नहीं होगा। ये त्वचा युक्त, क्रांति युक्त होती है, सूखी खुरदरी झुर्रीदार होगी। श्लेष्मा झिल्ली रंग गुलाबी होता है, इसमें क्या होता है? कलरलेस होता है।
इसके बाद में है दोस्तों पाचन की क्रिया ठीक प्रकार से होती है गुड न्यूट्रिशन में, इसमें अपच होती है, मतलब जो कब्ज की शिकायत रहती है। इसके बाद में है शरीर की कार्य क्षमता क्या रहेगी, अधिक रहेगी, और थकावट फील क्या होगी, कम होगी। इसके बाद में है कार्य की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, शीघ्र थकावट आ जाती है, और क्या हो जाती है, थकावट, मतलब इसमें थकावट कम रहेगी, इसमें क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। इसके बाद में है रोग रोधक क्षमता अच्छी रहती है, रोग रोधक क्षमता कम रहती है, और आप भी लिख सकते हो ये तो। इसके बाद में है दोस्तों न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स, मतलब जो पोषक तत्व है उनकी कमी से होने वाले रोग। अब न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, 6 भागों में डिवाइड किया गया था, कार्बोहाइड्रेट वगैरह हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गए, इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों, देखिए प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों की बात करेंगे अपन। प्रोटीन की न्यूनता, सीरम एल्ब्यूमिनम, मतलब इसका पता कैसे लगाते हैं कि प्रोटीन की कमी है, जब 3.8 ग्राम 100 प्रति 100 ml से नीचा हो तो उसको क्या बोलते हैं, अल्प प्रोटीन रक्तता, मतलब उसमें क्या है, प्रोटीन की क्या है, कम है, कमी है। इससे क्या क्या हो जाता है, प्रोटीन की कमी से वेट कम हो जाता है, अति मतलब जो अउतऊचा है वो, उसमें क्या हो जाती है, वसा की कमी हो जाती है, क्या हो जाती है, वसा की कमी हो जाती है। अब अपन बात करेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मतलब प्रोटीन एनर्जी, जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, मतलब उससे जो कुपोषण होने वाला है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीईएम भी बोलते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी से पीईएम हो जाता है, मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाता है। भारत में 3 से 6 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनमें बहुतायत पीईएम पाई जाती है, मतलब प्रोटीन की कमी पाई जाती है। अब जो पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से जो रोग होते हैं उनकी बात करते हैं दोस्तों। पहला है सूखा रोग, पहला रोग क्या हो जाएगा, सूखा, जो अपत्वचा होगी और उसमें वसा और पेशियों का क्या होगा, क्षय होगा, मतलब जो प्रोटीन की कमी से क्या होगा, जो अपत्वचा होगी उस पर क्या होगा दोस्तों, वसा और पेशियों का क्या होगा, क्षय होगा। बॉडी की ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है प्रोटीन की कमी से, ये सूखा रोग हो गया। इसके बाद में है क्वाशियोर, दूसरा रोग क्या है दोस्तों, क्वाशियोर, क्वाशियोर क्या है दोस्तों, बच्चों की वृद्धि नहीं हो पाती है, क्या नहीं हो पाती है, बच्चों की वृद्धि नहीं हो पाती है, और हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद में दोस्तों पीईएम की रोकथाम कैसे करें, देखिए दोस्तों, परिवार नियोजन और बच्चों के जन्म के बीच में क्या होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए, मतलब जब भी बच्चे होते हैं तो उसके बीच में क्या होना चाहिए, एक फिक्स गैप होना चाहिए, थोड़ा गैप होना चाहिए, और जो परिवार की जो प्लानिंग होनी चाहिए वो अच्छी प्रकार से होनी चाहिए। इसके बाद में वातावरण में स्वच्छता होनी चाहिए, जो माँ होती है उसको अपने जो बच्चे होते हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए दूध पीने के लिए। इसके बाद में पोषण और हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड एजुकेशन देनी चाहिए, पोषण और हेल्थ से रिलेटेड। इसके बाद में अपन ने प्रोटीन से कमी होने वाले रोगों की बात कर ली। प्रोटीन से कमी की एक और रोग है दोस्तों, मेरास्मस रोग, क्या होता है, मेरास्मस रोग, उसको भी लिख लेना। इसके बाद में है दोस्तों फैट, जो आपको कोई और भी याद आए प्रोटीन की कमी से वो भी ऐड कर लेना। इसके बाद में है दोस्तों फैट की कमी से, वसा की कमी से, जब भोजन में वसाओं की कमी हो तो इस प्रकार के जो विकार है वो देखने को मिलता है, शरीर क्या हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, भूख क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पहला रोग क्या है, फ्राइनोडर्मा या टोड टोड त्वचा, मतलब क्या हो जाएगी, उसकी चमड़ी कैसे हो जाएगी, टोड। जैसे भोजन में आवश्यक विषय अम्लों की अगर कमी हो जाती है तो त्वचा क्या हो जाती है, रुक्स होकर क्या हो जाती है, शुष्क हो जाती है, उसको ही क्या बोलते हैं, फ्राइनोडर्मा या टोड त्वचा बोलते हैं। और एक क्या हो जाएगा, शरीर दुबला पतला हो जाएगा, एक भूख बढ़ जाएगी, ये लक्षण दिखाई देंगे। और इसके बाद में है वसाओं की अधिकता से क्या होता है, मोटापा होता है, ये क्या होता है, मोटापा होता है। मोटापा में क्या होगा, भोजन में अधिक वसा लेने से क्या हो जाता है, मोटापा हो जाता है। इसके बाद में है अति कोलेस्ट्रॉल रक्तता, मतलब इसमें क्या होता है, सामान्य रक्त में कोलेस्ट्रॉल कितना होता है, 150 से 240 मिलीग्राम होता है। अगर ये ज्यादा बढ़ जाए तो इससे क्या होता है दोस्तों, अति कोलेस्ट्रॉल रक्तता हो जाता है। भोजन में वसा अधिक होने से क्या होता है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, इस कारण ये बीमारी उत्पन्न होती है। इसके बाद में है एथेरोस्क्लेरोसिस, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जब अधिक मात्रा में जंतु वसाओं का यूज किया जाता है तो कोलेस्ट्रॉल रक्त में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, क्या हो जाता है, रक्त में जमा हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। जंतुओं की जो वसा होती है उसको अधिक यूज करने से ये चीज होती है। इसके बाद में है
कैंसर, कैंसर मतलब जो वसा होती है, वसा में वसा क्या हो जाती है, आंत और छाती में किसको उत्पन्न करती है, कैंसर को भी उत्पन्न करती है अगर ज्यादा मात्रा में होती है तो, अधिक मात्रा में होती है। एक कीटोसिस और कोरोनरी हृदय रोग भी इसके द्वारा होता है, वसा की अधिकता के द्वारा। इसके बाद में है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर कमजोर हो जाएगा और पतला हो जाएगा। इससे क्या होता है, पहला रोग है दोस्तों अल्प ग्लूकोज रक्तता। पहले क्या हो जाएगी, अल्प ग्लूकोज रक्तता, मतलब भोजन में किसकी कमी हो, भोजन में जब ग्लूकोज की कमी हो, ग्लूकोज का स्तर 70 से 100 मिलीग्राम प्रति 100 ml से नीचे अगर हो तो उसको क्या बोलते हैं, अल्प ग्लूकोज रक्तता। सबसे अधिक ये कहां पर होता है, अल्प ग्लूकोज रक्तता मधुमेह रोगियों में होता है। अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं, अल्प ग्लूकोज रक्तता हो जाती है, शर्करा में है या ग्लाइकोसूरिया रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है और दंत सरणे हो जाते हैं। ये अधिकता से रोग होते हैं। इसके बाद में है दोस्तों विटामिन की कमी से। विटामिन की कमी से मैंने पहले एक सारणी में भी बता दिया था, फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि रतौंधी रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। नेत्र श्लेष्मा मतलब आंखों से संबंधी अगर जो रोग होते हैं तो वो किससे होते हैं, अंधापन वगैरह विटामिन ए की कमी से होते हैं। और इनको सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, जेराप्थेलेमिया, क्या बोलते हैं, जेराप्थेलेमिया बोलते हैं। इसके बाद में है विटामिन ए की अधिकता से क्या होते हैं, सिर में दर्द और थकान, चिड़चिड़ापन, बालों का झड़ना भी हो जाता है। ये अधिकता के लक्षण है। इसके बाद में है विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। ऑस्टोमलेशिया हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, ऑस्टोमलेशिया हो जाता है। टेटनी रोग हो जाता है। इसके बाद में है बालासिम रोग, बालासिम विकार हो जाता है। किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की अधिकता से क्या होती है, गुर्दे की बीमारी होती है और बार बार पेशाब जाने की अगर कोई किसी की बीमारी है तो वो किसके कारण होती है, विटामिन डी के कारण होती है। वजन में कमी आती है तो वो किसके कारण होती है दोस्तों, विटामिन डी की अधिकता के कारण। इसके बाद में है मांसपेशियों का क्षय होने लगता है। मानसिक क्या हो जाती है, दुर्बलता हो जाती है विटामिन डी की अधिकता से। इसके बाद में है विटामिन ए। विटामिन ई से क्या होता है, विटामिन ई से होता है बांझपन, बांझपन या नपुंसकता होती है। ये किसमें होती है, पुरुषों में होती है। पेशियां दुर्बल हो जाती है। अधिकता से क्या होता है, जी मचलाता है। पेट में क्या बनती है, गैस बनती है विटामिन ई से, अधिकता से। विटामिन के, विटामिन के से आपने सुना होगा कि रक्त का थक्का नहीं बनता। विटामिन के की जिसके कमी होती है उसके क्या नहीं होता, रक्त का थक्का नहीं बनता। और जो नवजात शिशु होते हैं उनमें क्या आता है, काला मल आता है। इसके बाद में है विटामिन बी। विटामिन बी में जो B1 होता है, B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा होता है, बेरी बेरी रोग होता है। लक्षण क्या होता है, भूख नहीं लगती। इसके बाद में है विटामिन B2 राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लाविन में क्या होता है दोस्तों, वर्दी में बाधा आती है। इसमें क्या होती है, वर्दी में बाधा आती है और आंखों में लाली और क्या होती है, जलन होती है। इसके बाद में है विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन। इससे क्या होता है, चिड़चिड़ाहट उत्पन्न होती है। हाथों पैरों में क्या होता है, कंपन होता है। शीशों में क्या आती है, मिर्गी का दौर पड़ता है। ये इसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। ये विटामिन वगैरह मैंने सब कुछ बता दिए थे पहले। फिर निकोटिन एसिड पेलेग्रा, विटामिन सी की विटामिन जो सी होता है, सीनी B3 की कमी से क्या होता है, पेलेग्रा होता है, गंजापन होता है, अतिसार होता है। इसके बाद में है दोस्तों आगे की ओर चलते हैं, विटामिन 12 साइनोकोबालामिन। इससे क्या होता है, भूख नहीं लगती और अति ग्लूकोज रक्तता हो जाती है। फोलिक एसिड, मानसिक तनाव होता है। दोस्तों ये सभी बी के टाइप है, विटामिन बी के टाइप है। और एक और ध्यान रखना, विटामिन सी। विटामिन सी से क्या होते हैं, स्कर्वी बीमारी होती है। क्या होती है, स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके बाद में आएंगे मिनरल्स। विटामिन मैंने पहले भी बता दिया तो सारणी में वहीं से भी आप पढ़ लेना। मिनरल्स, कैल्शियम की कमी से बच्चों में क्या हो जाता है, रिकेट्स रोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक क्या हो जाती है, हड्डियों का विकास भी कम होता है, दंत शरण भी कम होता है। दंत शरण की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। ऑस्टियोमलेशिया गर्भावस्था में ये बीमारी होती है। और रिकेट्स हो जाता है, हड्डियों का विकास क्या होता है, कम होता है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे अपना टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। क्या है दोस्तों, मेटाबॉलिज्म क्रिया। मेटाबॉलिज्म को देखते हैं दोस्तों। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, शरीर में निरंतर होने वाली भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं का योग है। मेटाबॉलिज्म आपने सभी ने अच्छे प्रकार से देख रखा होगा,
पढ़ भी रखा होगा, 9th क्लास से अपन पढ़ते हुए आते हैं। मतलब जो अपन जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं वो अपन खाते हैं, इसके बाद में क्या होते हैं, उनके टूटने से जो भोज्य पदार्थ होते हैं अपने शरीर में जाकर क्या होते हैं, टूटते हैं, विभिन्न भागों में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं, और इनमें क्या होती है, निर्माण की प्रक्रियाएं होती है। देखिए दोस्तों, डेफिनेशन देख लीजिए, शरीर में भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, टूटते हैं, नए पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है, और क्या इस क्रिया को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। शरीर को क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। जैसे अपन ने रोटी खा ली, रोटी से न्यूट्रिएंट्स कैसे प्राप्त होंगे अपने शरीर को, कैसे अपने शरीर का विकास होगा, वो किसके द्वारा होगा, मेटाबॉलिज्म। शरीर का पाचन, उसका जो होगा भोज्य पदार्थ, उसका क्या होगा, पाचन। पाचन में दो क्रियाएं होती है दोस्तों, एक तो एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म। दोनों को समझिए दोस्तों, वैसे तो आपने पढ़ रखी होगी। क्या होता है दोस्तों, ये जो एनाबॉलिज्म होती है, यह एक निर्माण की प्रक्रिया है। एक यह तो निर्माण की प्रक्रिया है, कैटाबॉलिज्म इसके जस्ट अपोजिट होगी। इसमें क्या होता है दोस्तों, संश्लेषण की क्रिया होती है। जो एनाबॉलिज्म होती है, इसमें क्या होती है, संश्लेषण की क्रिया होती है, और जो कैटाबॉलिज्म होती है उसमें उत्सर्जन की क्रिया होती है। एनाबॉलिज्म क्या है, निर्माण की प्रक्रिया है, संश्लेषण की क्रिया है। और जो भोजन में जीवद्रव्य बनता है वो किसके द्वारा बनता है, जो अंगों का निर्माण होता है, सेल्स वगैरह, टिश्यूज वगैरह, अंगों का बनता है, ऊतकों का निर्माण होता है, वो किसके द्वारा होता है दोस्तों, वो होता है एनाबॉलिज्म के द्वारा। किसके द्वारा होता है, एनाबॉलिज्म के द्वारा होता है। जीवद्रव्य टूट फूट की मरम्मत करता है। एनाबॉलिज्म से क्या बनता है, जीवद्रव्य बनता है, जीवद्रव्य का निर्माण करता है। जो भी मरम्मत होती है, टूट फूट वगैरह होती है, उनका क्या करता है, कहीं पर लग गई वगैरह, खून वगैरह आ गया, घाव वगैरह हो गया, उसका क्या करता है, निर्माण करता है। एनाबॉलिज्म आई होप आपको समझ में आया होगा, संश्लेषण की क्रिया है, निर्माण की प्रक्रिया है। जीवद्रव्य बनता है, टिश्यूज वगैरह, अंगों का निर्माण होता है, और इसके बाद में क्या है, जीवद्रव्य टूट फूट का निर्माण करता है। फिर कैटाबॉलिज्म यह है विपरीत प्रक्रिया है किसकी, एनाबॉलिज्म की, जिसके द्वारा क्या होता है, जटिल पदार्थों से क्या होता है, सरल पदार्थों में क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। उसमें सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों में। अब देखिए दोस्तों, उत्सर्जी अंगों के द्वारा बाहर निष्कासित होते हैं। मतलब जो भी उत्सर्जित पदार्थ होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, निष्कासित होते हैं। इसमें किसी पदार्थ का शरीर में निर्माण नहीं होता। ये क्या है, विनाशकारी मेटाबॉलिज्म होता है। इसके बाद में है दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म संतुलन रूप से पाया जाता है, तो उसमें क्या है, पर्याप्त पोषण है। अब इसके बाद में मतलब ये दोनों क्या होनी चाहिए, संतुलित क्रियाएं होनी चाहिए। इसके बाद में है मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में क्या क्या होता है। मेटाबॉलिज्म को समझिए, जैसे ही भोजन अपने ग्रहण किया मुंह से ग्रहण करने के बाद में उसका क्या होगा, पाचन होगा। पाचन होने के बाद में क्या होगा दोस्तों, अवशोषण होगा। उसका क्या करेंगे, जो अपने अंग वगैरह है वो क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे। उन पदार्थों का क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण कर लिए। अवशोषण के बाद में स्वांगीकरण, वो मरम्मत वगैरह, फेट वगैरह, इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे। आई होप आपको मेटाबॉलिज्म की ये तीनों चरण समझ में आए होंगे। अगर डिटेल से और भी डिटेल से पढ़ना है, पहले किसी का नहीं पढ़ा हुआ है, तो वो मेरे को मैसेज कर देना, मैं लॉन्ग पीडीएफ भी इसकी प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाद में है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपने पढ़ रखा होगा, जैसे बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी थी, तो बायोकेमिस्ट्री में ये सब थे। अब इसमें है दोस्तों, इसमें मुख्य उत्पाद क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य उत्पाद क्या होता है, ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज होता है। अब देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जब आंतों में कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है, तो ये किस में बदलता है, छोटी छोटी शर्कराओं में बदलता है, जिन्हें अवशोषित किया जाता है आंतों द्वारा, जो शरीर के अंग उनके द्वारा। इसके बाद में है जो उत्पाद है, कार्बोहाइड्रेट है, इसका उत्पाद क्या है दोस्तों, इसका उत्पाद है ग्लूकोज। क्या है दोस्तों, ग्लूकोज है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है ग्लूकोज के उपापचय में, जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है उसमें अनेक प्रकार के चरण सम्मिलित होते हैं। पहले ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है दोस्तों, पाइरुविक एसिड टूटता है। क्या होता है, पाइरुविक एसिड जो होता है वो टूटता है, और क्या करता है, एटीपी अणुओं का निर्माण करता है, मतलब ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, पाइरुविक एसिड किस में टूटेगा, अणुओं में टूटेगा, और उससे क्या होगा, एटीपी का निर्माण होगा। एटीपी का मतलब क्या होता है, ऊर्जा, जो शरीर को क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में है क्रेब्स चक्कर। क्रेब्स चक्कर में जो पाइरुविक एसिड है वो एसिटाइल कोएंजाइम में टूटता है। किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम में परिवर्तित होकर क्रेब्स चक्कर में क्या करता है, प्रवेश करता है, जो क्या करता है, CO2 एवं H2O में तोड़ता है क्रेब्स चक्कर में।
आई होप आपको समझ में आया होगा। क्रेब्स चक्कर वगैरह, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह, इनको डिटेल से नहीं पढ़ना है, आपको समझना है कि इनमें प्रोसेस क्या होती है, बस यही पढ़ना है। फिर इसके बाद में आगे की है कि ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण क्या होता है इसमें। क्रेब्स चक्कर के दौरान एनडीआई और एनएडी का नामक एक क्या होता है, यौगिकों के रूप में क्या होता है, बहुत सारी संभावित ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरित होती है, उनका क्या किया जाता है, ऊर्जा का उपयोग किया जाता है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण में। इसके बाद में है दोस्तों फैट और लिपिड मेटाबॉलिज्म, मतलब जो फैट और लिपिड मेटाबॉलिज्म होती है उनकी दो क्रियाएं हैं दोस्तों। अगर इनको डिटेल से देखना है तो मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, मैसेज आप कर देना दोस्तों। लाइपोसिस पहली क्या होती है, फैट और लिपिड का अगर पाचन करना है तो उसमें पहली होती है लिपोसिस की क्रिया। फिर इसके बाद में क्या होती है, बीटा ऑक्सीडेशन, इनके द्वारा क्या होता है, फैट और जो लिपिड होती है इनका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। इसके बाद में है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, प्रोटीन किसके द्वारा बनी होती है दोस्तों, ये बनी होती है एमिनो एसिड के द्वारा, एमिनो एसिड के द्वारा। इनका क्या होता है, विघटन के द्वारा भी इनका क्या होता है, पाचन होता है। और जो एमिनो एसिड होते हैं उनका ऑक्सीकरण करके भी क्या हो सकता है, इनका मेटाबॉलिज्म हो सकता है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, बैलेंस्ड डाइट, मतलब ये तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि संतुलित आहार किसको बोलेंगे, कि कोई भी एक व्यक्ति है उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के आधार पर संपूर्ण पोषक तत्व उसको उपलब्ध करवाना, वही क्या कहलाती है, बैलेंस डाइट। वह है आहार जिसमें क्या होता है, एक व्यक्ति के प्रतिदिन शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या हो, सभी पोषक तत्व उपस्थित हो, वही क्या कहलाता है, संतुलित आहार। इसमें क्या होते हैं, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, और जो आहार होता है वो आकर्षक, स्वादिष्ट और सुगंधित और क्या होता है, रुचिकर होता है। इसके बाद में है पोषक तत्वों को स्थान मिलना चाहिए। इसके बाद में है आहार उचित मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने वाला होना चाहिए, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए। इसके बाद में है सभी भोज्य समूहों में भोज्य पदार्थ शामिल होने चाहिए, मतलब जो भी भोज्य पदार्थ अपना भोजन है, बैलेंस डाइट है, उसमें सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ क्या होने चाहिए, सम्मिलित होनी चाहिए। इसको जो बैलेंस डाइट है इसको प्रभावित करने वाले कारक, मतलब जो बैलेंस डाइट होती है सभी की अलग अलग की होती है, इसको प्रभावित कैसे किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, आयु के आधार पर छोटे बच्चों को अलग डाइट की दी जाती है, युवाओं को अलग दी जाती है, बड़े बूढ़ों को अलग दी जाती है। लिंग पुरुषों को अलग दी जाती है, महिलाओं को अलग दी जाती है, बच्चों को अलग दी जाती है। सॉरी, इसमें पुरुष और महिलाएं आ जाएंगे, तो पुरुषों के लिए अलग डाइट प्रभावित करेगी और महिलाओं के लिए अलग डाइट। जैसे व्यवसाय हो गया, व्यवसाय किसी के पास अच्छा व्यवसाय है तो वो उसका आर्थिक स्तर अच्छा होगा, आर्थिक स्तर अच्छा होगा तो उसकी भी बैलेंस डाइट क्या होगी, चेंजेस होगी, गरीबी अमीरी देख लो आप। इसके बाद में है जलवायु और मौसम के अनुसार भी डाइट चेंज होती रहती है। किसी मौसम में अपन क्या खाना पसंद करते हैं, किसी मौसम में अपन क्या खाना पसंद करते हैं। इसके बाद में विशिष्ट स्थितियां आ जाएगी, जैसे रुचि, खाने की रुचि वगैरह, ये सभी भी क्या करते हैं, बैलेंस डाइट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आई होप आप इनमें लिख दोगे। इसके बाद में है दोस्तों मेनू प्लानिंग। क्या है मेनू प्लानिंग, मेनू प्लानिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें क्या करते हैं, आहार का क्या करते हैं, नियोजन करते हैं, एक योजना तैयार करते हैं। प्रतिदिन आहार में किस आहार लेना है, तैयार करना है, इसका निर्धारण ही क्या कहलाता है, आहार नियोजन। मतलब अपने को किस दिन क्या आहार लेना है, किस प्रकार से लेना है, यही क्या कहलाता है, मेनू और प्लानिंग कहलाता है। इसके उद्देश्य वगैरह, प्रभावित करने वाले कारक, ये सभी पूछ रखा है दोस्तों, इसको अच्छे प्रकार से देख लेना। इसके बाद में है दोस्तों, इसमें परिवार को पौष्टिक एवं संतुलित आहार प्रदान करना। इसका उद्देश्य क्या है, पहला तो जो अपना परिवार है, फैमिली है, उसको पौष्टिक एवं संतुलित आहार प्रदान करना। इसके बाद में पोषणीय उपयुक्तता वाला खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं इसमें मेनू प्लानिंग में। इसके बाद में है परिवार के आकार के अनुसार आहार की सूची तैयार करते हैं इसमें आर्थिक स्थिति के अनुसार क्या करते हैं, खर्च करते हैं। मितव्ययता एवं साधनों का क्या हो जाता है, सदुपयोग हो जाता है। ये मेनू प्लानिंग के उद्देश्य थे। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है इसको प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, आयु हो जाएगी, मतलब वही जो दोस्तों बैलेंस डाइट को प्रभावित करने वाले कारक थे वही लगभग हो जाएंगे। आयु हो जाएगी, जैसे बच्चों को अलग, उनको अलग, उनको अलग। इसके बाद में आ जाएगी सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या, अगर किसी परिवार में ज्यादा सदस्य हैं तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी,
ज्यादा आहार की आवश्यकता होगी, ज्यादा मेनू प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद में लिंग के अनुसार, शारीरिक आकार के अनुसार भी क्या करते हैं, मेनू प्लानिंग करते हैं। मतलब जो भोजन है उसकी क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। व्यवसाय के आधार पर, अभी मैंने बताया था, विशिष्ट अवस्था के आधार पर, कोई मान लो कोई बीमारी है, कोई गर्भावस्था के दौरान कोई महिला है, तो उसके अनुसार उसकी मेनू प्लानिंग अलग करते हैं। उसकी आदतें, मतलब उसकी रुचि कैसी हैं उस परिवार की, उसके अनुसार करते हैं। मौसम और जलवायु के आधार पर भी क्या होती है, खाने की रुचि बदलती रहती है, तो ये भी क्या करते हैं, इसको प्रभावित करते हैं मेनू प्लानिंग को। आदतें आ जाएगी। इसके बाद में है धर्म। कोई धर्म के अकॉर्डिंग भी कोई किसी को खाना चाहता है, कोई मांसाहारी होता है, कोई शाकाहारी होता है, कोई किसी चीज को खाना पसंद नहीं करता, कोई खाना पसंद करता है। इसके अनुसार क्या करते हैं, मेनू प्लानिंग करते हैं। डिफरेंट स्टेप, मतलब कौन कौन सी स्टेप अपनाते हैं अपन इसमें मेनू प्लानिंग में। सबसे पहले क्या करते हैं, पोषक संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी लेते हैं कि अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनको कैसी पोषक तत्व चाहिए, कैसी आवश्यकता है उनकी। आहार नियोजन में खाद्य वर्गों का उपयोग, मतलब जो भी पौष्टिक आहार है उसका अपन क्या करेंगे, चयन करेंगे, और फिर क्या करेंगे दोस्तों, मेनू प्लानिंग करेंगे। इसके बाद में है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। जो आहार नियोजन होता है उसमें क्या करते हैं, संतुलित आहार की जो तालिकाएं हैं उनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। फिर क्या करते हैं, जो मेनू प्लानिंग है वो चीज करते हैं। इसके बाद में है जो गृहिणी है, उसको यह जानना आवश्यक है कि वह परिवार को उचित स्वास्थ्य कितनी मात्रा में आहार सम्मिलित करे। मतलब जो अपने को फूड प्रोवाइड करवाते हैं गृहिणी, अपनी मम्मी वगैरह है, दीदी वगैरह है, वो उसको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा अपन कितनी मात्रा में भोजन दे, तो उसको मतलब जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो अच्छे प्रकार से मिले। आहार नियोजन करते समय किस किस का ध्यान में रखते हैं अपन, एक तो बजट का ध्यान रखते हैं। इसके बाद में किसका ध्यान रखते हैं, उपलब्ध जो संसाधन है उनका ध्यान रखते हैं। इसके बाद में मौसम के अनुसार क्या करते हैं, भोजन का जो मेनू प्लानिंग है वो करते हैं। इसके बाद में है परिवार की रुचियों और प्रतिबंधों, किस किस चीजों पर प्रतिबंध है और किस किस चीजों में रुचियां है उसके अनुसार करते हैं। पोषण संबंधी जानकारी होना आवश्यक है इसमें। इसके बाद में आ जाएगा दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। आगे है अपना लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझाता हूँ दोस्तों क्या है। इसमें है न्यू ट्रेंड्स इन साइंस एंड न्यूट्रिशन, मतलब जो भोजन विज्ञान है, फूड साइंस है, और जो पोषण है उसमें नए रुझान क्या क्या ला सकते हैं जिससे कुपोषण वगैरह इन सभी को क्या कर सके, दूर कर सके और अच्छे प्रकार से पोषण दे सके। तो नए रुझान क्या क्या आए हैं फूड साइंस में और न्यूट्रिशन में, इनके समझेंगे दोस्तों। नवीन तकनीक क्या क्या है, उनके खोज के साथ साथ भोजन विज्ञान में भी वृद्धि हुई है। क्या क्या वृद्धि हुई है, नए रुझान क्या क्या है कुपोषण को दूर करने के लिए। देखिए दोस्तों, यूज ऑफ हेल्थी स्नैक्स, मतलब इसमें क्या है दोस्तों, हल्के भोजन का यूज करिए। दो भोजन है, जैसे मान लो सुबह का शाम का हो गया, इसके बाद में बीच में क्या करना चाहिए अपने को, हल्के भोजन का यूज करना चाहिए। देखिए दोस्तों, हल्के भार वाले एवं आसानी से निर्मित होने वाले, आसानी से निर्माण हो जाए, जल्दी से उनका क्या हो जाए, वो बन जाए, ऐसे भोज्य पदार्थों का क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। दो दो आहारों के अंतरालों के बीच में इनको खाना चाहिए, जैसे चिप्स हो गए और शकरकंदी के क्या हो गए, टोस्ट हो गए। ये तो क्या हो गया दोस्तों, यूज ऑफ हेल्थी स्नैक्स। अब इसके बाद में है यूज ऑफ सी वेजिटेबल, मतलब जो समुद्री घासें वगैरह होती है वे। खाद्य एल्गी में जो रेशे होते हैं वो क्या होते हैं, भरपूर होते हैं। ये क्या है, अच्छा खाद्य पदार्थ है, ये न्यूट्रेंड है। मतलब न्यूट्रेंड एक तो क्या है, दो खाद्य पदार्थों के बीच में हल्का भोजन लेना, और इसके बाद में ये क्या है, मतलब समुद्री घासें जैसे एल्गी है, खाद्य एल्गी है, इसमें क्या होता है, रेशा भरपूर मात्रा में होता है। ये एक अच्छे प्रकार का क्या है, खाद्य पदार्थ है। इसके बाद में है पिकल्स एंड फर्मेंट्स, ये विटामिन के, जो अचार वगैरह है, जो किण्विकर जो पदार्थ हैं उनका क्या करते हैं आजकल यूज बहुत ज्यादा करते हैं। ये विटामिन के अधिक मात्रा में क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। ये क्या होते हैं, आचार वगैरह होते हैं, जो आपको पता है नमक घोल वगैरह इनमें क्या करते हैं, गलाए जाते हैं। और ये किण्विकरण के द्वारा जो पदार्थ तैयार किए जाते हैं उनका भी आजकल क्या है, अधिक यूज किए जाने लगा है, और जो किण्विकरण की क्रिया है उसका भी आजकल ज्यादा उपयोग में लिया जाने लगा है।
इसके बाद में है जीरो वेस्ट, भोजन का नया रुझान है। इसमें क्या करते हैं, भोजन को वेस्ट नहीं करते, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते। इसमें जैसे मान लो आपने देखा होगा, इतनी चीजें तो देखी होगी घर पर, कि जो रोटियां बच जाती है उसको अपन कुछ ना कुछ अलग चीज बना के, कुछ खाने का बना के अपन यूज में ले सकते हैं। कोई खराब हो गया है उससे अलग चीज प्रकार की बना सकते हैं। आप सभी के घर पर कुछ ना कुछ तो बनाते ही होंगे। मतलब किसी भी भोज्य पदार्थ को खराब नहीं जाने देना, उसको कैसे ना कैसे यूज में लेना चाहिए। ये आ जाएगा जीरो वेस्ट। इसके बाद में स्मार्ट टेक्नोलॉजी इन किचन, मतलब किचन में नई तकनीक का क्या चलन करना, भोजन बनाने के लिए नए चिपकने वाला, मतलब क्या करेंगे अपन, जो एक भोज्य पदार्थों का नुकसान कैसे होता है, खराब कैसे होते हैं दोस्तों, ये जैसे मान लो कोई बर्तन है, बर्तन में अपन क्या बना रहे हैं, भोज्य पदार्थ बना रहे हैं, उसमें क्या हो जाता है, कोई भी भोज्य पदार्थ को गर्म किया तो उससे क्या हो जाते हैं, वो चिपक जाते हैं और क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो न चिपकने वाले बर्तनों का किचन में यूज में लेना। यूज ऑफ प्रोबायोटिक्स, इसमें क्या होता है दोस्तों, जीवित बैक्टीरिया व यीस्ट होते हैं। क्या होते हैं, जीवित बैक्टीरिया और यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, जीवित बैक्टीरिया और यीस्ट होते हैं। ये जो मानव का स्वास्थ्य है उसकी पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छे होते हैं। किसी की अगर पाचन क्रिया अच्छी नहीं हो तो उसको क्या देना चाहिए, प्रोबायोटिक्स, जीवित बैक्टीरिया और यीस्ट। जिसमें क्या क्या आ जाएंगे दोस्तों, चिप्स आ जाएंगे, पनीर आ जाएगा, कॉटेज आ जाएगा, स्नैक आ जाएगा, चॉकलेट आ जाएगा। ये इनको आहार में क्या करना चाहिए, यूज में लेना चाहिए। ये न्यू ट्रेंड है। इसके बाद में यूज ऑफ ऑयल फ्रॉम नट एंड एवोकेड्स, नट्स में क्या आ जाएंगे, वसा और एवोकेडेज। मतलब इनमें क्या होता है, नारियल के तेल में क्या होती है, संतृप्त वसा, और एवोकेडेज में क्या होती है, असंतृप्त वसा पाई जाती है। जो कड़े छिलके वाले जो फल होते हैं उनमें किसका यूज करते हैं अपन, नट और एवोकेड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद में है चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल। लोग अपनी लाइफ शैली है, वो जीवन शैली है, उसमें क्या कर रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं। अपने आहार में व्यायाम और आहार के प्रति क्या हो रहे हैं, सचेत हो रहे हैं। तो ये भी क्या है दोस्तों, न्यू ट्रेंड है। इसके बाद में है ऐसे भोजनों का प्रयोग करें जिसमें कोलेस्ट्रॉल या शरीर का वजन न बढ़े, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा न बढ़े, शरीर का वजन न बढ़े। यूज ऑफ प्लांट बेस्ड डाइट, मतलब जो प्लांट बेस्ड डाइट है उसका अधिक से अधिक यूज करना चाहिए जंतु प्रोटीन की अपेक्षा। जैसे बादाम हो गया, मूंगफली हो गया, इनका अधिक यूज करना चाहिए। जो जंतु बेस्ड जो विटामिन या प्रोटीन वगैरह होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको कम यूज में लेना चाहिए। दोस्तों ये हो गया अपना संपूर्ण सिलेबस, 11 टॉपिक्स की अपन ने चर्चा कर ली। अब अपन बात करेंगे दोस्तों ओल्ड पेपर सॉल्यूशन। आपको दिख तो कम ही रहा होगा, पर जब मैं पीडीएफ सेंड करूंगा तो उसमें आपको दिख जाएगा, और क्वालिटी हाई रखना इस जगह। अब देखिए दोस्तों, शुष्कन और निर्जलीकरण की विधियां। पहला क्वेश्चन क्या है, शुष्कन और मतलब ड्राइंग और जो डिहाइड्रेशन है इसकी विधियां। इसकी विधियां मैंने जो पोस्ट हार्वेस्ट की क्लास बताई थी उसमें डिटेल से बता दी थी, डिटेल से पूरी को समझा दिया था। शुष्कन और निर्जलीकरण की क्या क्या विधियां होती है, कैसे कैसे अपन ड्राइंग और डिहाइड्रेशन, उनका नाम मैंने अभी मेंशन किया है आगे की ओर। अगर आपको अब भूल गए हो, वैसे तो क्या ही भूले होंगे, पर आपके पास लिखी हुई हो तो उनको वैसे पढ़ लेना, या उनके नाम मैंने मेथड्स के नाम वगैरह मेंशन किए हैं, उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा। इसके बाद में है विटामिन और खनिज लवण की कमी से होने वाले विकार। अभी अपन ने पढ़े थे डिसऑर्डर, विटामिन की कमी से, खनिज लवण की कमी से, तो वो आ गया क्वेश्चन। इसके बाद में है किण्वन के प्रकार। किण्वन के प्रकार कौन से, किण्वन की डेफिनेशन बतानी है, किण्वन का कौन कौन से प्रकार, लैक्टिक, एल्कोहलिक और एसिटिक किण्वन, ये किण्वन हो जाएंगे इसके प्रकार। ये परिरक्षण में किस प्रकार से सहायक है, ये बताया था मैंने कि किण्वन कैसे सहायक होता है, कैसे सहायक होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे एसिटिक किण्वन में सिरका वगैरह होता है, और वो एल्कोहलिक किण्वन होता है, मदिरा का परिरक्षण करता है। इसमें क्या होती है, एक शर्करा होती है, उसका सूक्ष्म जीवों के द्वारा, एंजाइमों के द्वारा क्या करते हैं, अपघटन करवाते हैं। अपघटन करवाने के बाद में क्या बनता है, एक ऐसा पदार्थ बनता है जो क्या करता है, खाद्य पदार्थों को क्या करता है, प्रिजर्व करता है। ये मैंने उस टाइम बताई थी, आपने अगर नोट की हो तो। इसके बाद में है डिफरेंट, आवश्यक एमिनोमल और अनावश्यक एमिनोमल। अभी अपन बात करेंगे पार्श्वीकरण और निर्जमीकरण में अंतर, मैंने पहले भी बताया था पोस्ट हार्वेस्ट वाली क्लास में, और अभी भी मैं बता दूंगा। इसके बाद में है डिब्बाबंदी में सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाला नुकसान। डिब्बाबंदी में क्या होता है दोस्तों,
डिब्बाबंदी में जैसे सूक्ष्म जीव क्या क्या करते हैं, रोग वगैरह उत्पन्न कर देते हैं वायु की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में, जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिज्म है, बोट्यूलिनम है, ये जीवाणु क्या है, एक हानिकारक जीवाणु है जो डिब्बाबंदी के समय क्या करता है, ये डिब्बाबंदी में ये जीवाणु क्या करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है अत्यधिक मात्रा में। इसकी डिटेल से अपन चर्चा कर लेंगे इस जीवाणु की। इसके बाद में भोजन के शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य, वो सभी कार्य, मानसिक कार्य मैंने बताए थे। बोटुलिज्म की क्रिया की अभी आगे बात कर लेंगे। प्रोटीन के द्वारा होने वाले कुपोषण अभी मैंने बता ही दिए हैं। इसके बाद में है PUFA, इसकी अपन अभी चर्चा करेंगे आगे डेफिनेशन की। मेलार्ड रिएक्शन मैंने हो जो करवाई थी पहले पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी वाली, उसमें भी करवा दिया था। और इसके बाद में है मेनू प्लानिंग का उद्देश्य। मेनू प्लानिंग का उद्देश्य क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक अभी अपन ने बात की है जस्ट। इसके बाद में मेटाबॉलिज्म की क्रिया 3 स्टेप होती है, उसमें कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, और इसके बाद में 3 स्टेप होती है, वो सभी अपन ने चर्चा कर ली। इसके बाद में है खाद्य प्रेरकों की सूची। वैसे तो आपको पता ही होगा, पर फिर भी मैं एक बार बता दूंगा। डिब्बाबंदी क्या है, खराब क्यों होती है, कैनिंग की मैंने बता दी थी, कैनिंग की डेफिनेशन वगैरह। खराब क्यों होते हैं, सूक्ष्म जीवों वगैरह से और ड्राइंग वगैरह से, धूप वगैरह से, इनसे क्या होता है, खराब होते हैं ये डिब्बाबंदी वगैरह, डिब्बाबंदी में जो सामग्री होती है वो। इसके बाद में है नमी वगैरह के द्वारा भी होती है। इसके बाद में कुपोषण क्या है, इसके प्रकार क्या क्या है और इसको दूर कैसे किया जा सकता है, ये भी मैंने करवा दिया है। इसके बाद में है न्यूट्रिएंट्स इन फूड साइंस, अभी न्यूट्रिएंट्स बता दिए, नई रुझान क्या क्या है। किण्वन का क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, ये भी करवा दिया था। इसके बाद में है अंतर, अंतर किस किस में, विटामिन और खनिज लवण में, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड में। डेंसिटी क्या होती है, स्कर्वी क्या होता है, स्कर्वी क्या होता है दोस्तों, डेंसिटी की मैंने डेफिनेशन करवा दी। स्कर्वी, स्कर्वी क्या होता है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, ये रोग होता है जिसको क्या बोलते हैं, स्कर्वी बोलते हैं। इसके बाद में फोर्टिफाइड फूड क्या है, इसकी भी बात करेंगे, डेंसिटी की भी बात करेंगे, और भी डेफिनेशन की अपन आगे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर। ड्राइंग और डिहाइड्रेशन की पहले विधियां पढ़ लो। इसमें क्या होता है, ड्राइंग मेथड। ड्राइंग मेथड में क्या क्या आ जाएंगे, धूप में सुखाना, सोलर ड्रायर के द्वारा, पोलिया हाउस ड्रायर। मतलब क्या करते हैं, तो धूप में बाहर रख के अपन क्या करते हैं, सुखाते हैं। सोलर ड्रायर मतलब सोलर जो यूज में लेते हैं और उसके द्वारा क्या करते हैं, ड्राइंग के प्रोसेस करते हैं। एक ऐसा ही पोलिया हाउस होता है, उसमें क्या करते हैं, सोलर ड्रायर लगाकर क्या करते हैं, वो पूरा पोलिया हाउस किस यूज में लिया जाता है, ड्राइंग के यूज में लिया जाता है। ये तो ड्राइंग के मेथड हो गए। डिहाइड्रेशन, इसमें मशीनों वगैरह उपकरणों का यूज में करते हैं। एक तो गर्म हवा वाले, गर्म हवा के द्वारा क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को सुखाते हैं। भट्टी ड्रायर, भट्टी ड्रायर में क्या होते हैं दोस्तों, एक भट्टी लगी होती है, 2 परतों में होती है, 2 मंजिलों में होती है। नीचे की ओर तो क्या होगी, आग लगी होगी, और ऊपर की ओर क्या होंगे, एक जो पट्टी लगी हुई होगी उस पर क्या होंगे, जो खाद्य पदार्थ गीली सामग्री है वो रखी हुई होगी, और उसको क्या किया जाएगा, सुखाया जाएगा। इसके बाद में है टनल ड्रायर। टनल ड्रायर में क्या होते हैं, एक जो टनल टाइप में क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को रखते हैं और उसमें क्या करते हैं, जो गर्म हवा है वो प्रसारित करते हैं। वायवीय सुखाने की मशीन, एक सुखाने की मशीन होती है, जो वायवीय मशीन होती है वो क्या करती है, ड्राइंग की प्रोसेस करती है। स्प्रे ड्रायर हो जाएगा। कैबिनेट ड्रायर, कैबिनेट ड्रायर में क्या करते हैं, कैबिनेट ट्रे होती है, मतलब एक ट्रे होती है और उसमें क्या होते हैं, यांत्रिक रूप से क्या की जाती है, गर्म हवा दी जाती है। इसके बाद में है रोटरी ड्रायर। एक क्या होते हैं, खाद्य पदार्थों के क्या रखने के क्या होते हैं, स्थान लगे होते हैं, और उनमें क्या होती है, हवा प्रसारित होती है, और रोटरी टाइप में क्या होता है, घूमता रहता है। इसके बाद में है गर्म सतह के द्वारा घूमने वाला, ये निर्वात उत्पन्न करते हैं। जैसे वैक्यूम ड्रायर हो जाएगा, एक ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, ड्रम रोलर हो जाएगा। इनको डिटेल से मैंने उस क्लास में बता दिया था, यहाँ से भी आई होगा, आपको समझ में आया होगा, इतना तो आप भूले भी नहीं होंगे बेटे। इसके बाद में है एसेंशियल न्यूट्रिशन और नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में क्या है अंतर। देखिए दोस्तों, इनको जो मानव की जो बॉडी होती है उनमें क्या कर सकते हैं, संश्लेषित कर सकते हैं, इनको संश्लेषित नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं दोस्तों, के नॉट, सॉरी, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को अपन क्या नहीं कर सकते, संश्लेषित नहीं कर सकते, और जो नॉन एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल है, उनको क्या कर सकते हैं, संश्लेषित कर सकते हैं। सॉरी, हाँ सही है, मतलब एसेंशियल को तो क्या मतलब इनको संश्लेषित नहीं कर सकते, और जो नॉन एसेंशियल है उनको क्या कर सकते हैं, संश्लेषित कर सकते हैं। इसके बाद में है मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेली डाइट।
मतलब क्या है, इनको डेली डाइट के द्वारा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जा सकता है, और ये जो मानव की बॉडी है उसी में क्या हो जाते हैं, संश्लेषित हो जाते हैं। इनको आप लिखते रहिए, मैं जैसे हिंदी में बोलता हूँ वैसे। मतलब जो असेंशियल है उनको तो क्या कर सकते हैं, मतलब खाद्य पदार्थों के साथ में लेते हैं, और जो सिंथेसाइज होते हैं, मतलब ये मानव की जो बॉडी होती है उसी में बन जाते हैं, उनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। इनको किस नाम से जाना जाता है, इनको इंडिस्पेंसेबल एसिड्स के नाम से भी जाना जाता है, और इनको डिस्पेंसिबल एमिनो एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में है दोस्तों, जो नो एमिनो एसिड है, इनको क्या नहीं किया जा सकता, सिंथेसिस नहीं किया जा सकता। 11 एमिनो एसिड को क्या किया जा सकता है, सिंथेसिस किया जा सकता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा हिस्टिडीन हो जाएगा, लाइसिन हो जाएगा, ल्यूसिन हो जाएगा, मिथियोनिन हो जाएगा, आइसोल्यूसिन हो जाएगा। इसका क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा सिस्टीन हो जाएगा, ग्लूटामिक हो जाएगा, और ग्लाइसिन हो जाएगा, प्रोलीन हो जाएगा, सीरीन हो जाएगा, टायरो। इसके बाद में है दोस्तों बोटुलिज्म। बोटुलिज्म अपने एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। बोटुलिज्म क्या होता है? बोटुलिज्म दोस्तों क्या होता है, एक प्रकार का, इस पूरी को मैं डिटेल शॉर्ट में समझाऊं तो बोटुलिज्म क्या होता है, एक प्रकार का जीवाणु होता है। बोटुलिज्म में एक जीवाणु होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम होता है। वो क्या करता है, भोज्य पदार्थों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, और जो डिब्बाबंदी होता है उसको भी क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों, बोटुलिज्म के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, भोज्य पदार्थ क्या है, दिया है विषय लिए क्या है, जब बोटुल में जो होता है बोटुलिनम है, इसके द्वारा क्या होता है, एक विषाक्त पदार्थ क्या किया जाता है, स्रावित किया जाता है। जो जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, उससे दूषित हो जाते हैं। मतलब क्या है दोस्तों, पदार्थों का क्या है, एक विषैलापन है बोटुलिज्म। इसमें क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम जो बोटुलिन जीवाणु होता है वो विषाक्त पदार्थ के कारण क्या होता है, विषाक्त साबित करता है, जिससे होते हैं भोज्य पदार्थ होते हैं, हो जाते हैं, नष्ट होते हैं, खराब हो जाते हैं। के बाद में दोस्तों, खाद्य जनित बोटुलिज्म अनुचित तरीके से संसाधित भोजन के क्या खराब होने के कारण है। अब इसके बाद में है दोस्तों कि जो लक्षणों में निगलने व बोलने में कठिनाई होती है। मतलब क्या होती है, जब अपन खा लेते हैं इसको तो क्या होता है, चेहरे पर कमजोरी या पक्षाघात शामिल होता है। और इसमें क्या होता है, जब भी अपन कोई भी खाते हैं या बोलते हैं तो उस टाइम क्या होती है, कठिनाई आती है। तो ये किसके लक्षण है दोस्तों, बोटुलिज्म के लक्षण है। क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु द्वारा एक क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म में क्या है, जीवाणु है बोटुलिनम, जो कम ऑक्सीजन की स्थिति में खतरनाक विषाक्त पदार्थ का क्या करता है, उत्पादन करता है। और इसके द्वारा क्या होता है, एक पदार्थ उत्पन्न होता है, वो खाद्य पदार्थों पर होता है। खाद्य पदार्थों का जैसे ही कोई मनुष्य ग्रहण करेगा तो क्या होगा, बोटुलिज्म की क्रिया हो जाएगी, बोलने वगैरह निकलने में वगैरह में क्या आएगी, कठिनाई आएगी। आई होप आपको ये बोटुलिज्म की क्रिया समझ में आएगी। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है दोस्तों जो PUFA था, क्या था, PUFA था। ये क्या होता है दोस्तों, एक फैटी एसिड होता है जिसमें क्या होते हैं, एक से अधिक क्या पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एक से अधिक डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। उनको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, उनको अपन बोलते हैं PUFA। क्या बोलते हैं दोस्तों, PUFA बोलते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। पास्चुराइजेशन और स्टरलाइजेशन में अंतर, ये मैंने पहले भी करवा दिया था। ये क्या होता है दोस्तों, ये जो स्टरलाइज्ड होता है, अगर किसी भी पदार्थ का अपन स्टरलाइज करते हैं तो इस में तक रक्षित रहता है। ये क्या रहता है, मतलब तक जीवित है। मतलब ये जो स्टरलाइज्ड था, इसका आविष्कार किसने किया था, शेपर्ड ने। इसके बाद में है जो पास्चुराइजेशन था, ये लुईस पास्चर ने खोज की थी। इसके बाद में जो सभी प्रकार के जीवाणु जीव होते हैं उनके द्वारा निर्मित या जो स्टरलाइज्ड होता है, इसके द्वारा होते हैं प्रकार के जो सूक्ष्म हैं वो नष्ट जाते हैं। और जो ये पास्चुराइजेशन है, इसमें ओनली पैथोजेनिक, मतलब जो रोग फैलाते हैं उन्हीं सूक्ष्म जीवों
बैक्टीरियो का किया जाता है, नष्ट किया जाता है या उन्हीं को नष्ट किया। इसके बाद ये जो है स्टरलाइज्ड जो क्रिया है, जो क्रिया है ये किसी भी तरीके से मतलब कई तरीकों से यूज में ली जाती है, पर ये ओनली जो है पास्चुराइजेशन है ये ओनली हीट या गर्मी के द्वारा ही क्या की जाती है, यूज की जाती है। इसके बाद में है दोस्तों ये कहाँ कहाँ पर की जाती है, जो निर्जमीकरण की क्रिया फूड इंडस्ट्री में, मेडिकल सर्जरी में, पैकेजिंग में और इंडस्ट्री में और जो माइक्रोबायोलॉजी है इसमें यूज किया जाता है। और इसको ओनली पास्चुराइजेशन की क्रियाओं कहाँ पर फूड इंडस्ट्री में यूज में लिया जाता है। इसके बाद में है मेलार्ड अभिक्रिया। मेलार्ड अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें शर्करा कम करने के लिए यौगिक क्या करते हैं, एक जटिल मिश्रण बनाने के लिए एमिनो एसिड के साथ क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। इसमें क्या होती है, भूरे रंग के भोजन विशिष्ट और स्वाद के लिए क्या होती है, ये जिम्मेदार होती है। विशिष्ट स्वाद और सुगंध के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है ये अभिक्रिया। और इसमें क्या होती है दोस्तों, इसकी खोज की थी लुइस कैमिली माइलार्ड के द्वारा। इसके बाद में है दोस्तों एक थी कि इनको लिस्ट बनाइए कि कौन से परिरक्षक पदार्थ है, कौन से पदार्थ को सुरक्षित करते हैं। वनस्पति तेल या नमक होता है वो अचार या मुरब्बा को सुरक्षित करता है। चीनी मिठाइयाँ को क्या करती है, सुरक्षित करती है। सिरका या लैक्टिक अम्ल तेल रहित अचार को सुरक्षित करता है। सोडियम या सल्फाइड है सुरक्षित करते हैं। रस दोस्तों को क्या करते हैं, आगे है दोस्तों पेराबेंज। पेराबेंज को करते हैं टमाटर की चटोस को। इसके बाद में है सार्बेट्स तो दूध एवं पनीर के जो उत्पाद होते हैं, दूध के उत्पाद हैं उनको सार्बेट्स करते हैं। प्रोपनियोर्स किसको करते हैं, बिस्किट एंड पापड़ को। आई होप आपको ये सूची समझ में आएगी कि परिरक्षक पदार्थ कौन से होते हैं, किन किन को क्या परिरक्षित करते हैं। इसके बाद में है दोस्तों विटामिन और मिनरल्स में अंतर। विटामिन और मिनरल्स में क्या होते हैं दोस्तों, ये जो विटामिन होते हैं ये क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या होते हैं, कठिन होते हैं, जटिल होते हैं। और ये क्या होते हैं, जटिल होते हैं। और क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, मतलब कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन क्या होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और ये क्या होते हैं, साधारण अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसके बाद में है सोर्स, इनको प्लांट और एनिमल्स के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है विटामिन को। इसके बाद में है इनको सोइल एवं चट्टानों के द्वारा मिनरल्स को प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद में है दोस्तों इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जो विटामिन है इनको अधिक गर्मी या केमिकल्स के द्वारा क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अधिक गर्मी के द्वारा ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, ये जो है हीट जो सनलाइट वगैरह है इसके द्वारा क्या नहीं होते, नष्ट नहीं होते। इसके बाद में है दोस्तों ऑल विटामिन आर नेसेसरी फॉर, जो सभी प्रकार के जो विटामिन है वो जो मानव की बॉडी है उसके लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। पर सभी प्रकार के मिनरल क्या नहीं होते, मानव बॉडी के लिए क्या नहीं होते, लाभदायक नहीं होते। इसके बाद में है दोस्तों फोर्टिफाइड फूड। फोर्टिफाइड फूड में क्या होते हैं, ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, स्वाभाविक रूप से नहीं होते हैं, भोजन में स्वाभाविक रूप से नहीं होते हैं। मतलब फोर्टिफाइड फूड ऐसा होता है जिसमें नेचुरली तरीके से या स्वाभाविक रूप से क्या नहीं होते, वो पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होते हैं। अब देखिए ये खाद्य पदार्थ पोषण में सुधार एवं स्वास्थ्य के लाभ के लिए जाने जाते हैं। जिसे अंडे व मांस को क्या कहा जाता है, फोर्टिफाइड फूड किया जाता है। मतलब जो अंडा और मांस है इनको अपन अक्सर जो अपना भोजन होता है उसमें तो यूज में नहीं लेते स्वाभाविक में, पर कहीं क्या लेते हैं, ये जो पोषक तत्व लेने के लिए क्या करते हैं, अंडे और मांस का क्या लेते हैं, यूज में लेते हैं। जिससे दूध हो गया, दूध को क्या करते हैं, विटामिन डी के साथ क्या किया जाता है, फोर्टिफाइड किया जाता है। इसके बाद में है विटामिन और खनिज लवण में दोबारा से अंतर आ गया, इसको देख लेना। अगर वो समझ में नहीं आया तो इंग्लिश वर्ड नहीं आया तो फिर निर्जमीकरण और पाश्चीकरण। इसके बाद में मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड में अंतर देख लेना। ये क्या है, एकल से, वैसे तो मैंने डिटेल से समझाया, वहीं से भी अंतर बना सकते हो। इसमें क्या होते हैं, एकल शर्करा युक्त होता है, इसमें दो मोनोसेकेराइड मिलकर बना होता है। पानी में घुलनशील होता है और ये भी पानी में क्या होता है, घुलनशील होता है। इसके एग्जाम्पल
क्या है, ग्लूकोज है, इसका सुक्रोज और लैक्टोज है। सुक्रोज और ग्लूकोज किसके द्वारा बना, लैक्टोज किसके द्वारा बना होता है, ये भी आपको बताया था। ये जो कार्बोहाइड्रेट के छोटे अणुओं में क्या नहीं होते, जल अपघटित नहीं होते। ये जल अपघटित क्या होते हैं, जो छोटे जल अणुओं में क्या होते हैं, ये भी जल अपघटित नहीं होते। ये कमरे के ताप पर क्या होते हैं, ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इसके बाद में है दोस्तों मेलार्ड अभिक्रिया, मैंने करवाई दी थी। इसके बाद में है जेल। जेल क्या होता है, जब कोई द्रव्य किसी ठोस में परिपेक्षित होकर कोलाइडी विलयन बनाता है, जब कोई ठोस है। इसके बाद में है दोस्तों रेंसिडिटी। क्या है रेंसिडिटी, जब तेल खुली में रहते हैं तो वो ऑक्सीकरण हो जाते हैं। जब वो तेल को क्या करोगे, लंबे से खुले में छोड़ोगे तो वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीकृत हो जाएंगे, और वो क्या हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं। उनका जो गंध और जो स्वाद हो जाती है वो क्या बदल जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। इसके बाद में है दोस्तों प्यूफा, PUF है। इसकी अपन ने डेफिनेशन की बात कर ली थी पहले दोस्तों। ये अपने ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन समाप्त होता है। इसके पहले अपन ने किसकी बात की थी, इसके पहले अपन ने संपूर्ण सिलेबस की चर्चा कर ली। अपना जो HORT 322 है, फूड एंड न्यूट्रिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन है, इसका अपन ने संपूर्ण सिलेबस की चर्चा कर ली, संपूर्ण ओल्ड पेपर्स की चर्चा कर ली। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर बाहर से हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, 8690596638। क्लास को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।